हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का जो है ना पूरा एनसीईआरटी का निचोड़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। इसके बारे में है। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें दिया गया है सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। तो खाद्य की आवश्यकता मतलब भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? वह अपनी वृद्धि व शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो जो है ना आवश्यक ऊर्जा जो चाहिए उसकी पूर्ति के लिए जो है ना, और जो है ना वृद्धि और शरीर के रखरखाव के लिए। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो हरे पत्ते जो है, हरे पादप या हरे पादप प्रकाश संश्लेषण कौन सा प्रक्रम, ये याद रखना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य यानी भोजन जो है ना स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। तो खाद्य संश्लेषण के लिए कौन से पदार्थों का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज, ये सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं खाद्य संश्लेषण के लिए। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अब यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज की आवश्यकता है होती है? तो क्लोरोफिल की और सूर्य का प्रकाश, ये दो चीज जो है ना अनिवार्य रूप से चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट और जटिल रासायनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और जटिल रासायनिक पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। तो कौन सी ऊर्जा का? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हरी पत्तियों द्वारा कौन सी ऊर्जा का संचयन किया जाता है? तो हरी पत्तियों के द्वारा जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्लोरोफिल की सहायता से हरी पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का जो है ना संचयन किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तर जीविता के लिए किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या चीज का उत्पादन होता है? तो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस ऑक्सीजन का उपयोग, और ये जो ऑक्सीजन उत्पादन होगा इस ऑक्सीजन का उपयोग क्या है? जीवों द्वारा उनकी उत्तर जीविता के लिए किया जाता है। अगला है कवक। कवक अपना पोषण मृत एवं अपशिष्ट जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो कवक, कवक के बारे में आज है कि अपना भोजन की किस तरह से जो है ना प्राप्त करते हैं? तो पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृत जीवी कहलाते हैं। मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं। अब अमरबेल के बारे में आ जाएगी क्या है? तो ये परजीवी है। और कवक क्या है? मृत जीवी है। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कौन से पादप से? परपोषी पादप से। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो विषमपोषी अगर आ जाए कि क्या है? तो कुछ पादप जो है ना अन्य जीवों पर अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर क्या करते हैं? तो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो विषमपोषी कहा जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर का जो है ये पूरा सारांश था। चलिए अब दूसरा है कि प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण के बारे में क्या दिया गया है? जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में उनका उपयोग सम्मिलित है।
जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में उसका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा स्त्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो पाचन तंत्र का निर्माण कौन करती है? तो आहार नाल तथा स्त्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें ये याद रखना है, मुख्य गुहिका, गरासिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होती है, उसके बाद जो है गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्त्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां। अब पाचक रस जो है ना, पाचक रस के लिए कौन कौन सी ग्रंथि है? तो लाला ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय। आमाशय की भित्ति एवं क्षुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्त्रावित करती है। तो आमाशय की भित्ति जो होती है ये, और क्षुद्रांत्र भी जो है ना, कौन सा रस स्त्रावित करती है? तो पाचक रस स्त्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न है। अब जितना भी विभिन्न जीव है उसमें भोजन जो है ना, भोजन की विधियां भी जो है ना भिन्न भिन्न है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है। अब पोषण क्या है? एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन ये शामिल है। आगे है, मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। तो मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो मुख से स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। अब प्रोटीन का आ जाए, प्रोटीन का कहाँ से? तो आमाशय से प्रारंभ होता है। मंड का मुख से और प्रोटीन का आमाशय से। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्न्याशिक स्त्राव एवं क्षुद्रांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत्र में पूरा होता है। आगे है कि जल एवं कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। तो क्या? जल और कुछ लवण जो होते हैं कहाँ अवशोषित होते हैं? तो बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब जो पदार्थ अवशोषित होगा वो शरीर के विभिन्न भागों में क्या होंगे? स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता, अब जो बिना पचे रहेगा अवशिष्ट जिसका अवशोषण नहीं होगा, मल के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो मल में गुदा द्वारा, मल में किसके द्वारा? तो गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। आगे देखते हैं कि गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। रूमिनेंट, रोमंथी अगर आ जाए क्या है? तो गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु। घास खाने वाले जंतु को क्या बोलते हैं? रोमंथी बोलते हैं या रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। तो वो कहाँ पे भंडारित करते हैं? तो रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और उसके बाद क्या होता है? फिर जैसे जो है ना ये मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगली कर उसे चबाते हैं। तो जुगाली करके क्या करते हैं? चबा लेते हैं। आगे है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है। तो अमीबा में आ जाए कि अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पादाभ की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। और इसका पाचन कहाँ होता है? तो खाद्य धानी में होता है। आगे चैप्टर है रेशे से वस्त्र, रेशे से वस्त्र तक। इस चैप्टर में चलिए देखते हैं क्या है। रेशम कीट से रेशम तथा भेड़, बकरियों, याक से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो रेशम कीट से क्या? रेशम, भेड़ हो गए, बकरी और याक हो गए, तो उससे क्या होगा? ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अतः रेशम और ऊन
जांतव रेशे हैं। तो रेशम और ऊन क्या हो गए? रेशम और ऊन, रेशम और ऊन क्या है? जांतव रेशे हैं। ऊंट, लामा, एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। तो क्या क्या चीज का? ऊंट का नाम याद रखना है, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित, कौन सी प्राप्त करने के लिए? तो ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। आगे, भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। तो भेड़ों को कौन सी प्राप्त करने के लिए? ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद क्या किया जाता है? उन्हें काट कर उन्हें उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। अपने जीवन चक्र में रेशम के रेशे की कताई करके कोकून बनाते हैं। तो रेशम का कीट क्या करते हैं? कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। अब रेशम जो होता है क्या चीज से बना होता है? रेशम फाइबर, तो ये प्रोटीन से याद रखना बना होता है। कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करके कोकून से जो है रेशम का जो रेशे होगा उसको पृथक कर लेंगे, उनके बाद जो है ना संसाधित किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। तो कोकून से जो है ना, कोकून से रेशम के रेशे को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर जो है ना रेशम का धागा बनाया जाता है। इस परम को रीलिंग कहते हैं। तो ये रीलिंग आ जाए तो क्या है? रीलिंग एक प्रक्रम है। और कैसा प्रक्रम है? कोकून से रेशम के रेशे को जो है ना पृथक करके उसको संसाधन किया जाता है और फिर उससे क्या होता है? धागा बनाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागे से रेशम वस्त्र बनाते हैं। तो बुनकर जो है ना क्या चीज के धागे से? रेशम के धागे से रेशम वस्त्र बनाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 था। अब चैप्टर नंबर 4 में जो है ना ऊष्मा के बारे में है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। अब इंद्रियां जितना है उस पर जो है ना क्या? उष्णता की कोटि, उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। अब उष्णता की कोटि की माप क्या है? तो ताप है। ताप मापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। अगर ताप मापी के बारे में आ जाए तो क्या होता है? उससे ताप मापा जाता है। थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर को का ताप मापने के लिए किया जाता है। तो शरीर का तापमान मापने के लिए कौन सा करेंगे? डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना। परिसर इसका याद रखना है, 35 से 42 होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए, अब अगर कोई अन्य प्रयोजन करना है तो इसके लिए हम प्रयोगशाला थर्मामीटर, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापी का परिसर, अब ये परिसर याद रखना है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। -10 डिग्री सेल्सियस से 110 होता है। तो यहाँ पे जो है ना क्या याद रखना है? थर्मामीटर का जो है ना परिसर, तो थर्मामीटर से क्या होता है? मापन किया जाता है। और उसका जो है ना डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर क्या होता है? तो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक, ये याद रखना है। और उसके बाद जो है ना प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या क्या है? तो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना है। आगे चलिए देखते हैं। आगे है उष्मा उच्च उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप की पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। तो उष्मा जो है ना किस तरह से स्थानांतरित होती है? तो उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर जो है ना स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा 3 प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। तो उष्मा का स्थानांतरण कितने प्रक्रम के द्वारा होता है? तो 3 याद रखना है। अब ये 3 कौन कौन से है?
तो पहला चालन है, फिर संवहन है, और फिर जो है ना विकिरण है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से किया जाता है। कौन कौन? चालन, संवहन और विकिरण। आगे है कि ठोस में पराय ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित। अब ठोस में जो है ना किसके द्वारा स्थानांतरित होगा? तो चालन द्वारा स्थानांतरित। द्रव तथा गैस में, द्रव और गैस में ऊष्मा का संवहन जो है ना संवहन द्वारा स्थानांतरण। द्रव और गैस में कौन सा? ठोस में चालन, और द्रव और गैस में संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो माध्यम की आवश्यकता कौन से में नहीं होती है? तो विकिरण के, विकिरण द्वारा ऊष्मा का जो हस्तांतरण होगा, इसमें जो है ना माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठोस में जो है ना चालन के द्वारा, द्रव तथा गैस में जो है ना ऊष्मा संवहन के द्वारा हस्तांतरित होता है, और विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। ऊष्मा चालक क्या है? अगर आ जाए तो क्या है? वैसा पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उसे ऊष्मा चालक पदार्थ कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोषक होती है। अब गहरे रंग की जो है वस्तु होगी वो हल्की रंग की अपेक्षा क्या होगा? विकिरण का जो है ना अच्छी अवशोषक होगा, ये याद रखना है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग, अब गर्मियों में हल्के रंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसलिए कि जो है ना रंग के वस्त्रों से अधिक आराम का अनुभव करते हैं। तो इससे क्या होता है? अधिक आराम अनुभव होता है। आगे है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। तो ऊनी वस्त्र का काम क्या है? गर्म रखना है। इसका कारण यह है कि ऊन उष्मारोधी, अब ऊन क्या होता है? कि उष्मारोधी है, ये याद रखना है, उष्मारोधी होती है, तथा इसके रेशे के बीच में वायु फंसी होती है। अब उसके बीच में जो वायु फंसी होती है, स्ट्रेप होती है, कौन से कपड़े में? तो ऊन ही में। ऊन के कपड़े में क्या होते हैं? इसके बीच में जो है ना वायु फंसी होती है, जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रेप भी कहते हैं। ठीक है। अब अगला चैप्टर है 5 नंबर, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। अम्ल, अम्ल जो है ना स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद, अब क्षारक का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है, तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। तो क्षारक का स्पर्श कैसा होता है? तो साबुन की तरह होता है। अम्ल, अम्ल क्या करते हैं कि नीले लिटमस को लाल में कर देते हैं। तो नीले से लाल में कौन करता है? तो अम्ल कर देते हैं। क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल को नीला, यहाँ याद रखना है, नीले को लाल करना है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, कौन सा? अम्ल ही करते हैं, अम्ल करते हैं। और क्षारक क्या करते हैं? लाल को नीला कर देता है। ये एक यहाँ पे याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न क्षारकीय होते हैं, उदासीन कहलाते हैं। और जो पदार्थ जो है ना न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? उदासीन कहलाएंगे। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में विभिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। अब सूचक क्या कहलाता है? वो वैसा पदार्थ का विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षारक, अब यहाँ पे क्या याद रखना है कि अम्ल और क्षारक जो है ना एक दूसरे को क्या करते हैं? उदासीन करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। उदासीन करके क्या क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति की होती है। तो लवण कैसा होता है? अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। आगे चैप्टर है 6 नंबर, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। अब परिवर्तन याद रखना है कौन कौन होता है? भौतिक तथा रासायनिक। भौतिक अथवा रासायनिक होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुण में जो परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते, और इसमें क्या होता है कि नए पदार्थ जो है ना नहीं बनते हैं, ये याद रखना है कि नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं।
उत्क्रमणीय, ये याद रखना है कि भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, तो उत्क्रमणीय है। और उसमें क्या है कि नए पदार्थ जो है ना नहीं बनते हैं भौतिक परिवर्तन में, और जो है ना भौतिक के गुण में जो है ना परिवर्तन होता है, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, और नए पदार्थ कौन से परिवर्तन में बनते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में। कुछ पदार्थ को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अब कुछ पदार्थ जो होता है तो उसको कौन से विधि के द्वारा, क्रिस्टी क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्या करते हैं, विलयन से शुद्ध किया जा सकता है, शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो पदार्थ को शुद्ध अवस्था में क्रिस्टलीकरण, ये याद रखना है। आगे चैप्टर है 7 नंबर, मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो चलिए इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो मौसम क्या क्या कहलाता है, तो मौसम क्या है, तो किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के दिन प्रतिदिन की स्थिति। तो दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाता है, उस स्थान का मौसम कहलाता है। मौसम मौसम सामान्यतः किन्हीं दो दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह सामान्य नहीं रहता। अब मौसम क्या है कि सामान्यतः या तो 2 दिन या सप्ताह भर क्या है, सामान्य नहीं रहेगा, नहीं होता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न दोपहर में, जबकि न्यूनतम तापमान भोर में होता है। तो ये याद रखना है कि अधिकतम तापमान कहाँ कब होता है, दोपहर दोपहर बाद। और जो है ना न्यूनतम तापमान कहाँ होता है, तो भोर में होता है। कब होता है, भोर में होता है, दिन का अधिकतम तापमान। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। अब सूर्योदय और सूर्यास्त ये दोनों का भी क्या होता है, समय चेंज होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। मौसम में जो भी परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है, सूर्य के संचालित होते हैं, सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के पराचलों पराचलों के आधार पर तैयार किए गए प्रतिरूप पैटर्न उस स्थान की जलवायु निर्धारित करते हैं। तो जलवायु निर्धारित क्या करते हैं, कैसे करते हैं, 25 वर्ष में लिए गए मौसम के पराचलों के आधार पर तैयार किए गए पैटर्न क्या कहलाते हैं, उसका जलवायु निर्धारित करते हैं। उस उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र में पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायु परिस्थिति होती है। चरम जलवायु परिस्थिति कहाँ होती है, उष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चरम जलवायु परिस्थिति होती है। आगे देखते हैं, आगे है कि जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूल होते हैं जिनमें वह वास करते हैं। अब जिनमें वो वास करते हैं उसके लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों में बर्फ वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता। अब ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, वर्ष भर सर्दी रहती है और 6 महीने तक जो है ना सूर्यास्त नहीं होता है, और से 6 महीने में सूर्योदय नहीं होता। 6 महीने क्या है, सूर्यास्त नहीं होगा, और 6 महीने क्या है, सूर्योदय नहीं होगा ध्रुवीय क्षेत्र में। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुण के कारण, जैसे शरीर पर श्वेत सफेद फर, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की परत, तैरने और जलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र का क्या है, ये जो है ना विशेष गुण है। क्या क्या गुण है, शरीर पर श्वेत या सफेद फर होते हैं, सूंघने की तीव्र शक्ति होती है, तीव्र शक्ति सूंघने की, त्वचा के नीचे वसा, यहाँ देखें त्वचा के नीचे क्या होता है, वसा की परत, तैरने और चलने के लिए चौड़े और लंबे नखरों
नखरों आदि के कारण अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। आगे है कि अति शीत मौसम में मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। तो प्रवास क्या है? एक साधन है। अति शीत मौसम में मौसम से बचने के लिए, अति शीत मौसम से बचने के लिए प्रवास क्या है? एक अन्य साधन है। अनुकूल जलवायु परिस्थिति के कारण उस उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों और जंतुओं की विशाल संख्या पाई जाती है। आगे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, ताकि उसमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। उष्णकटिबंधीय वर्षों में रहने वाले जंतु के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, लंबी विशाल चोंच, चटख रंग, तीखे पैटर्न प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज, फलों का आहार, सुनने की संवेदन शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, खाल, परभक्षियों से बचने के लिए छद्मावरण की क्षमता आदि सम्मिलित है। तो ये क्या है कि अनुकूलन के लिए ये सब जो है ना सम्मिलित है। चलिए 8वां चैप्टर में है पवन, तूफान और चक्रवात के बारे में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। हमारे आसपास की वायु क्या करती है? तो दाब डालती है। आसपास की वायु क्या करती है? तो दाब डालती है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है। अब वायु को गर्म करेंगे तो क्या होगा? प्रसारित होगा। और ठंडा करने पर संकुचित होती है। और ठंडा करने पर क्या होती है? संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जब अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। अब गर्म वायु क्या होगा? ऊपर उठेगी। और ठंडी वायु क्या है? पृथ्वी की सतह की ओर आएगी। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है। अब जब गर्म वायु जो है ना क्या होगा? ऊपर उठ कर जाएगा तो उस पर वायु दाब जो है ना कम हो जाएगा। और आसपास के क्षेत्र की उस दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। और क्या है कि ठंडी अगर वहां पे जो है ना वायु दाब कम हो जाएगा तो क्या होगा कि उसके तरफ जो है ना ठंडी वायु क्या होगी? आसपास का जो उच्च दाब की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है आसपास के क्षेत्र में। गतिशील वायु पवन कहलाती है। अब पवन आ जाएगी, पवन क्या कहलाती है? तो गतिशील वायु जो होती है वो पवन कहलाती है। पृथ्वी पर आसमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। पृथ्वी पर आसमान असमान ताप पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। अब पृथ्वी पर जो असमान ताप होता है, असमान तापन पवनों के बनने का प्रमुख कारण जलवाष्प वायु पवन वर्षा कहलाती है। तो पवन वर्षा क्या कहलाती है? जलवाष्प वायु जो होते हैं जलवाष्प वाली पवन, जलवाष्प वाली पवन क्या कहलाती है? तो वर्षा लाती है। आगे है कि उच्च वेग की पवन और वायु के अंतर के चक्रवात बनते हैं। अब चक्रवात कैसे बनते हैं? तो उच्च वेग की पवन तथा वायु दाब के अंतर से क्या बनता है? चक्रवात बनता है। उपग्रहों तथा रडारों जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। अब जो है ना चक्रवात को मॉनिटर करना क्या हो गया है? आसान हो गया है। किसकी तरह से? उपग्रह और रडार जैसी उन्नत जो है ना प्रौद्योगिकी की मदद से। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रवाह चित्र को उस परिघटना को समझने में सहायता होगा जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है तथा तूफान और चक्रवात बनते हैं। तो ये क्या है कि ये प्रवाह चित्र दिया गया है, इसके द्वारा जो है ना क्या क्या चीज समझ सकते हैं? तो वर्षा
बादलों का निर्माण कैसे होता है, वर्षा, तूफान और चक्रवात होता है। तो देखिए, दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर, उसके बाद क्या होगा, वायु में संवहन धारा उत्पन्न होती है, उसके बाद क्या होगा, वायु में धारा उत्पन्न होगा, गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। अब गर्म वायु ऊपर जाएगी तो क्या होगा, न्यून दाब का क्षेत्र बनेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगी। अब ठंडी दाब क्या होगा, न्यूनतम क्षेत्र की ओर प्रवाहित होगा। फिर क्या होगा, उसके बाद गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाते हैं। अब गर्म वायु जो है ना ऊपर उठकर क्या हो जाती है, ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती है। इसके बाद क्या होगा, बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले या हिमपात के रूप में गिरती है। तो बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर किसके रूप में आती है, तो वर्षा, ओले और हिमपात के रूप में गिरती है। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है, जिससे त्वरित झंझावात का निर्माण होता है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। तो चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात जो होता है चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। तो ये क्या है कि ये प्रवाह चित्र के द्वारा जो है ना, इससे बादलों का निर्माण कैसे होता है, वर्षा कैसे होती है, तूफान और चक्रवात कैसे आते हैं, तो इस प्रवाह चित्र में जो है ना दिखाया गया है। चलिए अब देखते हैं, अगला चैप्टर है मृदा के बारे में। तो मृदा के बारे में क्या है, चलिए देखते हैं। मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अब मृदा किस लिए महत्वपूर्ण है, तो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहां की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती है। संस्तर स्थिति क्या कहलाती है, किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहां की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती है। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है। और मृदा कौन कौन प्रकार की होती है, मृणमय, दुमटी और जो है ना बलुई मृदा। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतः सरवन दर भिन्न भिन्न होती है। अब अलग अलग मृदा में क्या होती है, अंतः सरवन दर जो है ना भिन्न भिन्न होती है, और यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक होती है। अंतः स्तरवन दर जो है ना बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। आगे की विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ याद रखना है कि गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है। कपास के लिए क्या है, बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। मृदा अपने में जल को रोके रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। अब मृदा नमी क्या कहलाता है, या मृदा आर्द्रता। मृदा अपने में जल को रोके रहती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहता है। मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो है ना मृदा की जल को रोकने की रखने की क्षमता या जल धारण क्षमता विभिन्न फसलों के क्या है, महत्वपूर्ण है। मृत्तिका, चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। तो चिकनी मिट्टी या मृत्तिका का उपयोग कहाँ किया जाता है, बर्तन, खिलौना और मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। आगे ये 10 नंबर चैप्टर है। 10 नंबर में है जीवों में शोषण के बारे में है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। शोषण सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। तो शोषण क्यों है, जीवित रहने के लिए अनिवार्य है सभी जीवों को। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करते हैं। यह जीव द्वारा भोजन से ऊर्जा क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं।
हम अंतः शोषण द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रकार में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। आगे है कि ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। अब ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय शोषण कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होती है तो यह वायवीय शोषण कहलाती है। वायवीय शोषण क्या कहलाती है? यदि भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होती है। ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा अगर जो है ना क्या हो जाएगा, विखंडन होगा, तो ये क्या क्या कहलाएगा? वायवीय शोषण कहलाएगा। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अब अनुपस्थिति में होता है तो शोषण अवायवीय शोषण कहलाता है। वायवीय और अवायवीय शोषण। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी के कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय शोषण द्वारा होता है। अब क्या कर रहे हैं? अत्यधिक व्यायाम करते समय जब पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तो भोजन का विखंडन अवायवीय शोषण द्वारा होता है। ये याद रखना। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग होते हैं। अब क्या है कि ऑक्सीजन सांस लेने के प्रक्रम का एक चरण है। क्या है चरण? ऑक्सीजन समृद्ध वायु को क्या करते हैं? शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अलग अलग होते हैं। अब गैस का विनिमय के लिए जो है ना अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। अंतःशोषण या निशोषण के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं। तो अंतःशोषण यानी निशोषण जिसको बोलते हैं में क्या होता है? विस्तारित फेफड़े क्या होता है? विस्तारित होते हैं और अच्छ शोषण के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाती है और उच्च उच्च शोषण के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर शोषण दर बढ़ जाती है। अब शोषण दर बढ़ती कब है? तो शारीरिक जो है ना सक्रियता के बढ़ने पर क्या हो जाएगा? शोषण दर बढ़ जाएगा। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में शोषण अंग और शोषण प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। तो गाय हो गए, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जो जीवों में शोषण अंग क्या होते हैं? शोषण प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केचुओं में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। तो केचुआ में क्या है? त्वचा के माध्यम से होता है उसका विनिमय। मछलियों में कलोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से। ये याद रखना। केचुओं में क्या होता है विनिमय? किसके द्वारा? आर्द्र त्वचा के माध्यम से। मछलियों में कलोम के द्वारा और कीटों में श्वास प्रणाली से होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पादपों में मूल जो होता है पादपों में क्या करता है? मृदा में उपस्थित वायु को क्या करता है? ग्रहण करता है। और पत्ती में उन्हें छिद्र होते हैं जिन्हें नद्र कहते हैं। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय कहाँ से होता है? तो रंध्र से होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होती है। अब पादप कोशिकाओं में भी जो है ना ग्लूकोज का विखंडन क्या है? अन्य जीवों की तरह होती है। तो ये चैप्टर नंबर 10 था। अब चैप्टर नंबर 11 में देखते हैं क्या है। आगे है कि अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है।
आगे की परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती है। परिसंचरण तंत्र में कौन क्या क्या होती है? तो हृदय और रक्त वाहिनियां होती है। मानव शरीर में रक्त धमनियां और शिराओं में प्रवाहित होता है। तो मानव शरीर में रक्त जो है ना, धमनी और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। तो हृदय किसके तरह काम करता है? तो हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा लाल रक्त कोशिका, प्लाज्मा लाल रक्त कोशिका, आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकानु होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल कण वर्ण वर्ण वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन उपस्थिति के कारण होता है। और लाल जो है ना, वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। अब वयस्क व्यक्ति होगा, इसका हृदय याद रखना कितना? 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है। तो धमनियां क्या करती है? हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में क्या करती है? रक्त ले जाती है। ये इसका काम क्या है? किसका? धमनियां का। शिराएं शरीर के सभी अंगों से रक्त को वापस हृदय में लाती है। अब वापस हृदय में लाना है तो किसका काम करेगा? ये शिराएं द्वारा हो जाएगा। शरीर में अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। अब अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर करने का काम क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 विरकक, 2 मूत्रवाहिका एवं 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में ये याद रखना, उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है? 2 विरकक, जिसको गुर्दे भी कहते हैं, 2 मूत्र वाहिनियां, 1 मूत्राशय और 1 मूत्र मार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लवण और यूरिया क्या है? जल के साथ स्वेद, पसीने के रूप में, स्वेद किसको कहते हैं? पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है। अब ये यहाँ में ये रखना है कि मछली जो है ना, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या है? उत्सर्जित करती है, तो अमोनिया करती है, जिसे सीधे जल में घुल जाती है। जो सीधे जल में क्या होती है? घुल जाती है। अमोनिया जो है ना, जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्ध घन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब पक्षी हो गए, कीट हो गए और छिपकली हो गए, क्या हो गए? अर्ध घन या सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिक अम्ल में क्या क्या है? कौन कौन से पक्षी हो गए, कीट और छिपकली उत्सर्जन करेगा यूरिक अम्ल। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित करते हैं। तो पादप जो है ना, किसके द्वारा? तो मूल के द्वारा, मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित क्या करते हैं? मूलों के द्वारा जल और पोषक तत्व, ये याद रखना है। जल और पोषक तत्व किसके द्वारा करते हैं? तो मूल के द्वारा। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। तो पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व, जल के साथ क्या है? पोषक तत्व जो है ना, जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा क्या किया जाते हैं? ले जाए जाते हैं। आगे है कि पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। तो जल का ह्रास का होता है वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से
वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। अब उसके कारण क्या होता है? एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो ये चैप्टर नंबर 11 का था इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12। 12 में क्या है? पादप में जनन के बारे में दिया गया है। क्या इसके बारे में क्या क्या है? सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। तो जनन और गुणन जो है ना, क्या किस लिए? अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए। पादप में जनन दो प्रकार के होते हैं। अब जनन जो है ना, कितने प्रकार के होते हैं? दो, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। तो ये क्या है? अलैंगिक जनन का क्या है? विधि है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। नर और मादा का युग्मकों का क्या होता है? युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन में क्या हो जाएगा? पत्ती और तना और मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। तो नए पादप निकलते हैं। पुष्प पादप का जनन अंग है। तो ये याद रखना, पुष्प क्या है? तो जनन अंग है किसका? पादप का जनन अंग है। एकलिंगी पुष्प में या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। एकलिंगी पुष्प में क्या होते हैं? या तो नर अथवा मादा जनन अंग होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। अब द्विलिंगी में नर और मादा दोनों होंगे और एकलिंगी में या तो नर होगा या मादा जनन अंग होगा। नर युग्मक पराग कणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। तो नर युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? तो पराग कणों के अंदर। और मादा युग्मक कहाँ पाए जाते हैं? तो बीजांड में पाए जाते हैं। आगे कि किसी पुष्प के पराग कोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के कण वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागन कहलाता है। परागन आ जाए क्या है? तो पुष्प के पराग कोश से किसी उसी पुष्प या अथवा अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण का प्रक्रम परागन कहलाता है। परागन दो प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन में परागन पराग कोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा स्थानांतरित होते हैं। पर परागन में पराग कण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। परागन पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। तो परागन क्या किस किस के द्वारा हो सकता है? तो पवन के द्वारा, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मों का युग्मन निषेचन कहलाता है। तो निषेचन क्या कहलाता है? नर और मादा युग्मकों का युग्मन। नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है। अब निषेचित अंड जो होता है क्या कहलाता है? युग्मनज कहलाता है। युग्मनज का विकास भ्रूण में होता है। युग्मनज का क्या होता है? विकास कहाँ पे होता है? तो भ्रूण में होता है। फल एक परिपक्व अंडाशय है। अब यहाँ पे आ जाए कि फल क्या है? तो एक परिपक्व अंडाशय है। जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है। और बीजांड कहाँ पे होता है? बीज में विकसित होता है। जबकि बीज में विकासशील भ्रूण होते हैं। तो बीज में क्या होते हैं? भ्रूण होते हैं। और फल क्या है? एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का परिकीर्णन पवन, जल अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। तो बीजों का परिकीर्णन किस किस के द्वारा हो सकता है? तो जल, पवन अथवा जंतुओं के द्वारा होता है। बीज परिकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने के लिए सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा को कम करने, तीसरा नए आवास के अधिग्रहण में सहायक होता है। तो बीज परिकर्णन क्या होता है?
क्या चीज में सहायता होता है? एक ही स्थान पर पादपों की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकने, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए स्पर्धा को कम करने और नए आवासों के अधिग्रहण में सहायक होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 12 था। अब चैप्टर नंबर 13 में देखेंगे गति और समय के बारे में। तो चलिए देखते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। तो चाल क्या है? एकांक समय में चली गई एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। तो चाल क्या चीज में सहायता करता है? तो निर्णय लेने में कि कौन किससे ज्यादा तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। उसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये याद रखना है कि क्या है, चाल का जो है ना उसका मूल मात्रक है। अपवर्त अपवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापने में किया जाता है। अपवर्ती घटनाओं का आवर्ती सॉरी आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है। लोलक में जो आवर्ती गति होती है उसका उपयोग कहाँ पे होता है? घड़ी को बनाने में। घड़ी को बनाने में क्या किसी का लोलक की आवर्ती गति का उपयोग हो जाता है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब वस्तु की गति को जो है ना कौन से ग्राफ पे? तो दूरी समय ग्राफ पे। ये याद रखना है, दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो दूरी समय ग्राफ जो है ना नियत चाल से अगर चल रहा है तो इसका ग्राफ क्या होगा? एक सरल रेखा होगा। ये याद रखना है, सरल रेखा। अगला चैप्टर है विद्युत धारा और उसके प्रभाव। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या उसके प्रभाव में, विद्युत धारा और उसके प्रभाव में। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। अब प्रतीकों द्वारा जो है ना इसको जो है ना अवयव, विद्युत का अवयव जो होता है उसके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना क्या होता है? सुविधाजनक होता है। उनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या हो जाएगा? तार तप्त हो जाएगा। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। और जो है ना तार तप्त हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? तापीय प्रभाव कहलाएगा। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। अब उसका क्या है? बहुत सारा अनुप्रयोग है। आगे है कि कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है। तो विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथों की क्षति या आग से बचाता है। तो विद्युत फ्यूज क्या करता है? क्षति और आग से बचाता है। और कौन सा तार का इस्तेमाल किया जाता है? उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने पर। अगर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या हो जाएगा? गर्म होकर पिघलकर टूट जाएगा। गर्म होकर और पिघलकर टूट जाएगा। इन पदार्थ वैसा ही पदार्थ का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? चुंबक का की तरह व्यवहार करता है। उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आगे है कि लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक होता क्या होता है? बहुत से युक्तियों में उपयोग किया जाता है। अगला चैप्टर है प्रकाश के बारे में। तो चलिए प्रकाश के बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो कौन सी रेखा? तो सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है।
कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति करता है। या तो पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ क्या होगा, दर्पण की तरह काम करेगा। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आभासी क्या है, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा। अब समतल दर्पण आ गया तो इसमें प्रतिबिंब कैसा होगा, तो सीधा होगा, आभासी तथा बिंब के समान साइज का होता है। अब बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। अब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना सामने से उसकी दूरी होगी। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है, तब बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। आगे कि अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्तित होता है। जब बिंब को जो है ना दर्पण की क्या करेंगे, अत्यधिक निकट रखेंगे तो ऐसा में प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा होता है, आभासी, सीधा और साइज में क्या होता है, बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस के बारे में है तो लेंस जो है ना वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। तो इसको आवर्धक लेंस। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब अवतल लेंस क्या है, तो सीधा बनाएगा, आभासी और साइज में क्या है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण। अब श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का है, तो ये याद रखना है कि 7 रंगों का क्या है, मिश्रण। अगला चैप्टर है जल एक बहुमूल्य संसाधन। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल सभी सजीव के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अब जल जो है ना सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है और इसके बिना क्या है, जीवन संभव नहीं है। जीवन क्या है, संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अब जल जो है ना कौन कौन, ठोस, द्रव और वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में योग्य जल की कमी है। अब जल चक्र के द्वारा तो जल की जो है ना आपूर्ति बनी हो रहती है, लेकिन फिर भी क्या है कि जल जो है ना उपयोग जल की क्या है, कमी है। उपयोग योग्य जल की क्या है, कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। अब वितरण क्या है, असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। अब ये ऐसा बहुत कुछ जो है ना मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ उदाहरण हैं। तो उद्योग की तेजी से वृद्धि हो गया, बढ़ती जनसंख्या और सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता क्या है, कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण हैं। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों से रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल की पुनः पूर्ति बढ़ाया जाना चाहिए। आगे की समय की मांग क्या है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययिता से करे। यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वह मुरझा जाता है और अंततः सूख जाते हैं।
अगर पौधों को क्या करेंगे, पानी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा कि सूख जाएगा। अब अगला चैप्टर है हमारी जीवन रेखा। वन हमारी जीवन रेखा। इस चैप्टर में चलिए देखते हैं क्या है। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन से क्या होता है कि अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। तो वन क्या है, एक तंत्र है। किस वन जो है ना, एक तंत्र है, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना हुआ एक क्या है, तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं। अब वन का जो है ना सबसे ऊपरी परत क्या है, तो वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पति सबसे नीचे की परत बनाती है। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतु, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। अब वनों में वनस्पति की जो है ना विभिन्न परतें हैं, वो क्या काम करती है, तो जंतु हो गए, पक्षी हो गए और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब वन में जितने भी घटक है क्या है, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर रहते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उसका पुनर्जनन हो सकता है। उसका पुनर्जनन क्या हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। तो वन में क्या है, मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच क्या होती है, परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। तो वन क्या करते हैं, मृदा को अपरदन से बचाते हैं। आगे है कि मृदा वनों की वृद्धि करने, उसके पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो मृदा क्या है, वनों की वृद्धि करने तथा उसके पुनर्जनन में क्या होता है, सहायक होते हैं। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते थे। क्या है, जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। तो वन क्या करते हैं, जलवायु हो गए, जल चक्र हो गया और वायु की गुणवत्ता को क्या करते हैं, नियमित करते हैं। आगे अगला चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल की कहानी, चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। और प्रयुक्त में जो है, जो जल है वो क्या कहलाता है, अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग उपयोग किया गया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह वाहित मल कहलाता है। घरों, उद्योग, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया गया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह वाहित मल कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपीय अवशिष्ट पदार्थ होता है। तो वाहित मल कैसा होता है, द्रव रूपीय अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो जल और मृदा को प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। तो अपशिष्ट जल को क्या है, वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्रकृति प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। आगे कि जहाँ भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते, वहाँ कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जाता है। आगे कि अपशिष्ट जल उपचार के सतह उत्पाद अपांग और बायोगैस है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद अपांग और बायोगैस है। खुली यानी मुक्त नली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है, जो रोग उत्पन्न करते हैं। आगे क्या, हमें खुले में मल
मल त्याग नहीं करना चाहिए, कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। तो ये चैप्टर नंबर 18 था, और ये जो है ना एनसीईआरटी 7 क्लास का जो है ना ये लास्ट चैप्टर है। ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है ना सीटेट 2000 सीटेट के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए कि अभी जो है ना सीटेट के एग्जाम में जो है ना खास करके एनसीईआरटी से ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में जो है ना पूरा एनसीईआरटी जो है ना क्लास 7 का जो है ना निचोड़ दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है ना अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।